हम ही पहुंचाएंगे मंजिल की हदों तक तुमको, हमको छोड़ोगे तो रास्ता नहीं मिलने वाला। आदाब नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है और मैं हूं तहसीन मुनव्वर। इस हफ्ते एक उर्दू अखबार में एक ऐसी खबर छपी जिससे कौमी मसला खड़ा हो गया। जो लोग दबे कुचले हैं, कमज़ोर हैं, दलितों से भी जिनके बुरे हालात हैं, उनके साथ खड़े होते हुए भी एक पार्टी को घबराहट सी होने लगी। कहीं उसके ऊपर प्रो मुस्लिम का लेबल ना चस्पा हो जाए। किसी को एंटी मुस्लिम होने में अगर एतराज़ नहीं है तो आपको प्रो मुस्लिम होने में क्या एतराज़ है। लेकिन हुआ ऐसा कि हंगामा बरपा हुआ और खूब हंगामा हुआ। फिर यह भी हुआ कि अखबार के ऊपर भी इल्ज़ामात आयद हुए। फिर यूं हुआ कि अखबार की सच्चाई भी सामने आ गई। लेकिन उसके बाद भी उस पार्टी के जो रहनुमा हैं वो आज भी सीधे तौर पर वो बात नहीं कह रहे हैं जो कही गई है। वो घूम फिर कर समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक जो बातें आमतौर पर सियासतदान कहते रहते हैं वही कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, क्या मुसलमानों के साथ खड़े होने में कोई परेशानी है? मुसलमानों का वोट चाहिए जिनके पास मसाइल का अंबार लगा हुआ है। उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी गरीबी, उनका तहफ्फुज़, उसको लेकर बातें बहुत होंगी मगर उसके बारे में गौर नहीं किया जाता। मॉब लिंचिंग पर हमने गुज़िश्ता दिनों बात की थी। हम बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में हुकूमतों को गाइडलाइंस तय करने के लिए वक्त दिया है और कहा है कि कानून का राज कायम होना चाहिए। भीड़ को कानून हाथ में लेने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। इस पर क्यों नहीं मुल्क में तहरीक शुरू हुई? इससे पहले क्यों कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े? इन्हीं सब पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि एक खबर कैसे बेखबरी में लोगों को जगा देती है। हम इस पर भी गौर करेंगे कि क्यों मुसलमानों के साथ खड़े होने में मुल्क की एक ऐसी बड़ी पार्टी जिसको अपने सेकुलर होने का दम है, जो अपने सेकुलर होने के दावा करती है, वो क्यों नहीं खड़ी हो पाती है। हम सवाल करेंगे। आइए मैं तारुफ करा दूं, हमारे दरमियान चार बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं। मैं उनसे आपका तारुफ कराता हूं और उसके बाद हम हमारे मसाइल में अपने मसाइल पर गौर करेंगे और इस सियासत के मसाइल पर भी गौर करेंगे। हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट अली अनवर साहब मौजूद हैं। हमारे दरमियान पहली बार आए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग तालियां बजा के इनका खैर मदद करें। एक अखबार में कभी छपा था कि जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी इल हैं, उनकी PIL इनके पास मौजूद है। उनकी पिल यानी कि इनके पास मौजूद है। 50 से ज़्यादा PIL दायर कर चुके हैं। अश्वनी उपाध्याय साहब हैं और भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान भी हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं एक बहुत ही हसास ज़हन ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब। हम आपका खैर मकदम करते हैं। और इसके अलावा हमारे दरमियान मुमताज़ अहमद रिजवी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अपने अखबार में एक ऐसा ताजमहल बना दिया था कि जिसकी वजह से मुल्क में हंगामा हुआ। मुमताज़ साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ। जब आपकी ये खबर आई, हाँ मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस, जब आपने इस खबर लिखी थी तो आपको क्या लगा था कि ये जो है आपको कौमी सतह पर एकदम से आपको इतनी ज़्यादा मुस्कुराहटें और इतनी ज़्यादा जो है लानतें भी मिलेंगी, अगर मैं कहूँ तो? खबर इसलिए अच्छी थी कि एक ज़माने के बाद कांग्रेस ने ये जुर्रत दिखाई कि उसने मुस्लिम दानिश्वरों को अपने यहाँ बुलाया और 2 घंटे बात की। आम तौर से होता ये है कि लोग जाते हैं और मुलाकात करते हैं और आ जाते हैं। जाहिर है कि अगर 2 घंटे बात हुई है तो कोई ना कोई मसला तो उस पर आया होगा, किसी मसले पर बात हुई होगी। तो जो लोग निकले तो मैंने उनसे किसी से बात नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि जो निकलेगा वो सही बात नहीं बताएगा। इसलिए मैंने अपने सोर्स से अंदर से ख़बर ली कि अंदर क्या बात हुई। मैं इसलिए कभी ख़बर नहीं लिखता कि
हंगामा हो या इस पे किसी को फ़ायदा हो, किसी को नुकसान हो, नहीं। जो मेरा कारी है, जो इनकलाब जैसे अखबार को पढ़ता है, 5 रुपए का इनकलाब अगर कोई ख़रीदता है तो वो हमसे उम्मीद भी रखता है कि हम उसको वैसी ख़बर दें। अगर हम भी लोगों से पूछ लेते और बता देते नहीं बहुत अच्छी मीटिंग हुई है और बड़ा अच्छा रहा है, बहुत हंस के मिले थे राहुल जी, तो उससे क्या होता। इसलिए हमने अपने कारी को सामने रख करके कि 2 घंटे जो ये मीटिंग पहले से जिस पर बहस हो रही थी, मैंने ब्रेक की थी खबर, तो वो उम्मीद लगाए बैठा होगा हमारा कारी, तो मैंने उसके लिए खबर लिखी थी। और कांग्रेस ने जो बात कही, जो रिएक्शन में कि हाँ कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, ये मैंने सुर्खी लगाई थी और मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं है। ये इसलिए लगाई थी ताकि जो गरीब मुस्लिम है, जो हमारा रीडर है, कारी है, वो अट्रैक्ट होगा। देखिए अगर कोई पिट रहा हो तो आप मदद करें या ना करें, अगर ये कह दें कि घबराइएगा नहीं, आप चाहे हिलिए ना अपनी जगह से, लेकिन उसका सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है। लिंचिंग हो रही है, सब हो रहा है। अगर एक प्रेसिडेंट से, एक बड़ी पार्टी के 125-30 साल की पार्टी के प्रेसिडेंट से दानिश्वर तबका जा रहा है मिलने, तो अगर वो ऐसी चीज़ें निकल के आती है और मैं इनकलाब लिखता है तो इसलिए लिखता है ताकि जो 25 करोड़ आबादी है उसको लगे कि नहीं हमारी आवाज़ है। अब इसके बाद क्या उस पर पॉलिटिक्स होने लगी और कांग्रेस कैसे डिफेंसिव हो गई, बिल्कुल से मैदान छोड़ के भागने लगी, तो मुझे ये वो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, मुझे अपनी खबर से ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा, मैंने इसके लिए लिखा भी नहीं था, लेकिन जो मुझे मैसेज पहुंचाना था कांग्रेस का, यानी उस मीटिंग का, वो मैंने पहुंचाया। उस पे बीजेपी कैसे बात कर रही है, उस पे कांग्रेस कैसे बात कर रही है। कांग्रेस के तो कई तर्जुमान ने आपके अखबार पर भी इस तरह के इल्जाम लगा दिया कि आप कहां से मानहानि का दावा बोला है, वो सब कुछ। उसके बाद फिर आपको नदीम जावेद मिल गए। देखिए उन्होंने तो बिल्कुल ही बात उलट कर दी। देखिए ऐसा है कि अगर मानहानि की बात कही थी तो मैं कह रहा था कि कर दीजिए आप मानहानि का करेंगे, नुकसान आपका होगा, क्योंकि जिस उम्मीद से मुस्लिम दानिश्वर आपके पास गया था उस पे आपको स्टैंड करना चाहिए था। आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो मिल के गए थे वो राहुल की तर्जुमानी करें? जो अवाम है, जो दबा कुचला है, वो इनकी नुमाइंदगी करे, वो इनकी लीडर की बात बोले? ये काम कांग्रेस के तर्जुमानों का था कि जो उनके लीडर ने कहा है उसको डिफेंड करते कि हाँ गरीबों के साथ है, मुसलमान गरीब है। पूरा जुमला मैं तहसीन साहब आपको सुनाता हूं जो मैंने लिखा था। सिर्फ कांग्रेस उस पैरे को पढ़ देती तो आज कांग्रेस बहुत ऊंचाई पर होती और बीजेपी को जो है वो डिफेंसिव मूड में आना पड़ता, जो आज ऑफेंसिव है। वहां गए इरफान हबीब साहब, राहुल को क्या समझा रहे हैं कि राहुल जी आप अलीगढ़ पे न बोलिएगा, ये देखिए ये नुमाइंदे गए थे, मैं इनकी बात छाप देता। कहा राहुल जी, छापा आपने? नहीं ये लाइन तो है उसमें। ये लाइन है, राहुल जी आप अलीगढ़ जामिया पे मत बोलिएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, दूसरी चीजों पे न बोलिएगा। तो राहुल गांधी जो एक लीडर होता है, जो अच्छा लीडर होता है, राहुल गांधी ने कहा, आप जुमला बताइए क्योंकि सबको शामिल करना है। नहीं मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी ने कहा कि अगर बीजेपी हम पर मुस्लिम होने का इल्जाम लगाती है, मुसलमानों की पार्टी होने का इल्जाम लगाती है, तो हां मैं कहता हूं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, क्योंकि मुसलमान गरीब है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमान दूसरा दलित हो गया मुल्क में। देखिए दूसरा दलित लफ्ज इस्तेमाल किया, दलित नहीं। और इसलिए कांग्रेस उनके साथ है, क्योंकि कांग्रेस की नेहरू गांधी आजाद की पॉलिसी रही है कि वो कमजोरों के साथ है। इसमें क्या गलत था? अगर इसी पैरा को कांग्रेस पढ़ती, लेकिन नहीं पढ़ा। अली अनवर साहब, आप तो 1967 से सियासत देख रहे हैं और आपने तो पूरा जो सियासी मंजरनामा है आपका बिहार से लेके मुल्क का सब आपके सामने है। क्या आज पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो उस मकाम पर पहुंच गया है कि जहां एंटी मुस्लिम और प्रो मुस्लिम जो है इसी पर जो है 2019 तय होगा, या ये सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक का ही मामला है? आपने कहा कि मुमताज़ साहब ने अपने अखबार में ताजमहल, खूबसूरत ताजमहल बना दिया।
तो आप उस ताजमहल, आगरे की ताजमहल, संगमरमर का बना ताजमहल, जिसको दुनिया प्यार और मोहब्बत की निशानी मानती है, उस ताजमहल को जो पार्टी, जो विचार के लोग तेजो महल कहते हैं, ये कहते हैं कि वो हिंदू मंदिर है, तो आप तो ठीक ही कह रहे हैं कि उनका एजेंडा है, और उस ट्रैप में हम सब लोग आ जाते हैं कि हर मसले को, एक मसला ठंडा भी नहीं होता है हिंदू मुसलमान का तो दूसरा मसला खड़ा कर दिया जाता है। इसलिए खड़ा किया जाता है कि आज पिछले 4 साल के अंदर में महंगाई, थोक महंगाई दर सबसे ज्यादा बढ़ गई है, इस पर बहस नहीं। जो मुमताज साहब कह रहे हैं कि अगर वो सीना ठोक के कह देते क्या हाँ मैंने कहा है, तो उसमें क्या बुराई थी? अरे भाई, सुनने वाला कौन? अश्वत्थामा हंतो नरो व कुंजरो, नरो कहने के बाद शंख बज जाता है, और जिनको मूर्छित होकर के कोलैप्स होना है वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो शंख बज गया। हाँ कि चलो मुसलमान की पार्टी है, मुसलमान की पार्टी है, ये बात सही है तो नहीं आज है। की ना सुन तो कांग्रेस मुसलमान की पार्टी नहीं है, मान ले। नहीं, उन्होंने तो कहा कि पूरी बात हमारा स्टेंजा पढ़ जाते हैं, लेकिन पूरी बात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो शंख बजा दिया। आज उनका ट्वीट आया तो ट्वीट कर दीजिए, तो उनका सभी सुन लेंगे। हर चीज का बड़ी स्पष्ट बात है आज। अरे भाई, लिखतंग के आगे बख्तंग जो कहा जाता है क्या हम लोगों के यहाँ, तो वो तो लिखा हुआ है। देखिए, एक पत्रकार के नाते एक वीडियो रिलीज कर देते। मैं उपाध्याय जी, एक पत्रकार, मैं भी कोई 30-35 साल जर्नलिस्ट जी जी जी। ये बच्चे, इनको पढ़ाया जाता है, हम लोगों को भी पढ़ाया गया था। कुत्ता आदमी को काट ले ये खबर नहीं है। आदमी अगर कुत्ते को काट लेता है तब ये खबर बनती है। ख्वाजा इफ्तिखार साहब को और अश्विनी उपाध्याय साहब को भी शामिल करना है हमें, लेकिन यहाँ वक्त मुख्तसर वक्फे का। चाहे बिछाकर चटनी रोटी खा लेना, उर्दू का अखबार बहुत ज़रूरी है। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। जिसको तुम चाहो कोई और ना चाहे उसको, इसको कहते हैं मोहब्बत में सियासत करना। अश्विनी उपाध्याय साहब, अगर कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है तो बीजेपी को क्या उसमें मतलब मज़ा आता है या क्या एतराज़ होता है उसके अंदर? क्या बीजेपी के लिए जो है उसमें फ़ायदे छुपे हुए हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बीजेपी के अलावा मैं आपको कानून की बता दूं। हमारा संविधान कहता है, हमारा कानून कहता है कि आप जाति और धर्म के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी बना ही नहीं सकते। तो नेताओं को ये कहने पे कि मैं तो हिंदुओं की पार्टी हूँ, मैं मुसलमानों की पार्टी हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन पता चला उनका रजिस्ट्रेशन ही खत्म हो गया। ये बहुत सीरियस मैटर है। इसके बावजूद बहुत सीरियस मैटर है। इसके बावजूद बीएसपी के बारे में कहा जाता है, समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता है, आपकी पार्टी के बारे में भी कहा जाता है, तो उसके बाद भी ये सब हो सकता है। देखिए, बीजेपी के लोग कई केसेस भी हुए करते हैं। हिंदू राष्ट्र संविधान में तो हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये तो सेकुलर स्टेट है। इस पर काफी केसेस भी हुए एक जमाने में। संविधान की बात, संविधान में तो सेकुलर स्टेट है, और आपकी परिकल्पना में, आपके विचार में तो हिंदू राष्ट्र है। नहीं, बिल्कुल। आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच ने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक विचारधारा है। जैसे जापान में रहने वाला जापानी कहलाता है, चाइना में रहने वाला चाइनीज कहलाता है, तो जो हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं ये कोई मजहब नहीं है हिंदुस्तान। ये सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका। अनवर साहब बहुत वरिष्ठ हैं, जानते हैं इस चीज को। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो बेंच कही। मैं आता हूं दूसरे विषय पे। कांग्रेस न हिंदुओं की पार्टी है न मुसलमानों की, ये न गरीबों की पार्टी है न दलितों की पार्टी है। सच्चाई तो ये है, ये कुछ वंशवादियों की पार्टी है। करीब 50 के आसपास जो है खानदान है अलग अलग राज्यों में, वो इसको पूरा गवर्न कर रहे हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्क्रिप्ट लिखते हैं। अदरवाइज आप बताओ, इतनी बड़ी स्क्रिप्ट लिखी गई, चोरी चोरी करने की क्या जरूरत थी? चोरी चोरी छुपके खेल रहे थे। अरे बुला लेते होटल में सबको, मीडिया कर देते, बोले देखो भैया इतने लोग आए हमारे, ये मुस्लिम लोग विद्वान लोग हैं, इनके साथ मैं बात करूंगा। छिपने की क्या जरूरत थी?
और छिपने के बाद फिर एक जगह चलो खबर आपने छापी और फिर आप मुकर भी रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं ये पार्टी इस समय पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। कहीं ना कहीं लगता है कि ये ओवैसी साहब की पार्टी से इनकी टक्कर हो गई है। ओवैसी साहब भी इस समय खूब जिन्ना वाला राग लाप रहे हैं, राहुल गांधी वही राग लाप रहे हैं। अब मैं आपको एक सीरीज बताता हूं, पिछले 10 दिन का मैं बहुत लेटेस्ट घटनाक्रम बताता हूं। अंसारी साहब कहते हैं कि नहीं साहब सरिया कोर्ट होनी चाहिए पूरे भारत में। एक भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, उसको इतना भी कानून नहीं पता, मैंने उनको संविधान भेजा है, इसीलिए घर भिजवाया। आपने देखा होगा, मैंने खबर देखी है मैंने। उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि ये हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। पिछले 1 साल से कपिल सिब्बल साहब पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं नहीं नहीं 3 तलाक देना शौहर का फंडामेंटल राइट है। और अब लेटेस्ट 3 दिन पहले उनके दूसरे नेता अभिषेक सिंघवी अब कह रहे खतना करना मां बाप का फंडामेंटल राइट है, बच्चों का खतना करना। ये कांग्रेस कहां ले जा रही है भारत को? हमारे संविधान में लिखा है फंडामेंटल ड्यूटी। मैं आप दर्शकों से कहूंगा एक बार आर्टिकल 51 पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है तिलक लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं? अगर कोई फायदा नहीं तो छोड़ दो लगाना। अगर रोली बांधते हैं अगर कोई फायदा नहीं छोड़ दो। खतना करने का कोई फायदा नहीं छोड़ दो। और सियासतदानों को वोट देने के बाद भी आपके हालात ना बदलें तो क्या वोट देना छोड़ दें? और मैं फिर कहता हूं अगर मुसलमानों की पार्टी है तो आज मुसलमानों की हुई क्या? या तो आप बोल दो कि हमारे दादा परदादा हमारी दादी कुछ नहीं की। आखिर 70 साल के बाद सबसे कम इंजीनियर मुसलमान क्यों? सबसे कम डॉक्टर मुसलमान क्यों? सबसे कम साइंटिस्ट मुसलमान क्यों? सबसे कम आईएएस मुसलमान क्यों? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है क्या? 50 साल राज किसने किया? आपने उनको क्यों यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं दिया? आप ले आते गरीबों, चाहे आप जब नहीं थे तब भी, जब आप नहीं थे तब भी इनको डराते थे, अब भी डरा रहे हैं। तो मुसलमानों के साथ खड़े नहीं हो पा रहे। यहाँ पे सारे पढ़े लिखे युवा बैठे हैं। आप ये बताओ 70 साल के बाद अगर सबसे कम रेशियो है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है क्या? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप बताइए कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बस इफ्तिखार साहब ये बताइए कि क्यों कांग्रेस को मुसलमानों के साथ खड़े होते नजर आना जो है उससे घबराहट होती है? और देखिए ये जो इन्होंने ये जो दानिश्वर मुस्लिम दानिश्वर जो बुलाए थे, इसमें से कोई मेन स्ट्रीम के वो दानिश्वर नहीं है जो कांग्रेस के आसपास नजर आते हैं। ये क्या कोई इन्होंने एक मिसाइल टेस्ट किया था कि इसके बाद क्या होगा? क्योंकि इसमें कोई रिलीजियस लोग भी नहीं हैं जो हमारे आसपास नजर आते हैं, जिनमें लगता है कि हाँ ये वो मजहबी उलमा है या इमाम इकराम है, इनमें वो भी नहीं है। तो क्या कांग्रेस ने ये एक तरीके से टेस्टिंग की थी जिसका नतीजा इनको मिला है? इस वक्त हमारी जो सियासत चल रही है ये मसाले की सियासत है। इसमें 4 तरह के, 5 तरह के, 3 तरह के जितने मसाले डालने ज़रूरी होते हैं वो डाल के कचालू बनाए जा रहे हैं। ठीक है। और उसको चटपटा बनाया जा रहा है कि किस तरीके से ये इसको इतना चटपटा बना दें कि ये मार्केट में बिक जाए। और ये बहुत अफसोसनाक चीज़ है। हिंदुस्तान इस वक्त उस दोराहे पे खड़ा हुआ है जहाँ पे ये बच्चे और हमसे बड़ी उम्र के लोग अपने जहनों में और अपने दिलों में एक ख्वाब पाल रहे हैं कि हम एक सुपर पावर बनने जा रहे हैं, हम दुनिया की एक अजीम तरीन साइंसी क़ुव्वत बनने जा रहे हैं और हम दुनिया में एक ऐसे तहजीब के साथ अपने आप को पेश करने जा रहे हैं जो कि दुनिया के लिए एक मिसाल बने, अमन की, सलामती की, आपसी भाईचारे की, वगैरह वगैरह। अब इस माहौल में जब हमारे चैनल हों, हमारे डिस्कोर्सेस हों, हमारे सेमिनार्स हों, हमारी पार्लियामेंट हो और हमारे फोरम्स अवेलेबल हैं, उसमें सुबह से शाम तक एक ही बहस होती रहती है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। क्या हम प्री 47 में जा रहे हैं? ये प्री 47 की भाषा और शैली है जिसमें हिंदू और मुसलमान करके कुछ लोग सबकी बात करते थे, कुछ हिंदू की बात करते थे खाली, कुछ मुसलमान की बात करते थे। और आपने ये देखा कि जो इस रास्ते पर जब चला ये मुल्क, तो ये मुल्क 2 टुकड़े हुआ, 2 के बाद 3 टुकड़े हो गया ये। तो हम किधर ले जाना चाहते हैं? तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते मुल्क को वहाँ रखिए जहाँ ये मुल्क आज के हालात में, कौमी हालात में भी और बैनुल-अक़वामी हालात में भी तकाज़ा करता है। ये पहली बात है। दूसरी बात, जो कांग्रेस की बात चल रही है, मुमताज़ आलम रिज़वी साहब ने बड़ी मुफस्सल ख़बर लगाई। कांग्रेस के साथ हिंदुस्तान की अक्सरियत जो है वो रही, इस वजह से कांग्रेस ने इस मुल्क पर इतने साल राज किया। अब राज करने में अगर इंसाफ से राज किया होता, अदल किया होता,
और सबके साथ वो सलूक किया होता तो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की वो हालत नहीं होती जहां हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा हुआ है। जो अश्वनी जी भी कह रहे थे। हाँ, कांग्रेस ने खुद अपने आप को सच्चर कमेटी बनाकर, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाकर और उसको आम करके खुद अपने आप को कटहरे में खड़ा किया। हकीकत यह है कि जब एक रिपोर्ट एस्टेब्लिश होकर सामने आ गई और उसने ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो अब दलित से भी नीचे चला गया है, इसका मतलब ये हुआ कि अब मुसलमान मुसलमान नहीं रहा इस मुल्क में, बल्कि वो भी दलित की श्रेणी में आ गया। अगर दलित की हैसियत से मुसलमान के हवाले से कोई बात करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे जेडीएस करे, चाहे कोई तीसरा चौथा पांचवा करे, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है इस सिलसिले के अंदर। मेरी शिकायत आज की कांग्रेस और आज के राहुल गांधी जो सदर हैं उनसे सबसे बड़ी ये है कि भाई या तो आप उस जगह रहिए जहां कांग्रेस को कायम किया गया था, उस नज़रिए पर रहिए। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे कहा था कि अगर कांग्रेस ने अपना नज़रिया छोड़ा तो वो वहां पहुंचेगी जहां से बीजेपी ने अपना सफर शुरू किया। बिल्कुल। इसका मतलब है आज 2 से शुरू करके बीजेपी 282 पे पहुंची है और आप 409 से आप 44 पे आ गए हैं। तो एक कांग्रेस जो है वो एक स्टेट ऑफ अटर कंफ्यूजन में है, कभी वो इधर झांकती है, कभी वो उधर झांकती है। अगर आपने कहा था कि हाँ, एक देखिए, एक होता है ये कहना कि कांग्रेस मुस्लिम्स की पार्टी है और एक होता है हाँ कांग्रेस मुस्लिम्स की पार्टी है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। अगर उन्होंने ये कहा है कि हाँ कांग्रेस मुस्लिम्स की पार्टी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुसलमान के बारे में बात करना इस मुल्क में क्या गुनाह है? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान इस मुल्क का शहरी नहीं है? क्या हमारे वो हुकूक नहीं है? क्या हमारे लिए संविधान नहीं है? क्या ये आइन हमारे लिए नहीं है? यकीनन है। किसी का भी हक इस मुल्क के अंदर, जो इस मुल्क में पैदा हुआ है, हर एक का हक बराबर है। इस सिलसिले में किसी पर ना कोई ले की गुंजाइश है ना दे की गुंजाइश है। बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि कांग्रेस ने एक फैसला तो लिया, एक बात तो कही, जिगरा तो दिखाया, मगर पसर गई। अगर वो ना पसरती तो यकीनन उसको कुछ उससे फैस पहुंचता। लेकिन मैं एक बात और कहता चलूं कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कह रहा हूं, कांग्रेस से भी कह रहा हूं और इस मुल्क की तमाम सियासी जमातों से कह रहा हूं और इन बच्चों से कह रहा हूं, इसके जरिए आपके चैनल के जरिए पूरे हिंदुस्तान से कह रहा हूं, भाई खुदा के वास्ते प्री 47 की सियासत बंद करो, हिंदुस्तान की सियासत करो, भारत की सियासत करो। और ये जो हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम का जो हर चीज़ में यही बात जो हो रही है, ये कहाँ हमको लेकर जाएगी? सोशल मीडिया में समझता हूं एक वार्निंग है इस मुल्क के हर मुहज्जब शहरी के लिए कि ये मुल्क किधर जा रहा है। हो सकता है उससे कुछ फायदा दाएं को पहुंच जाए या बाएं को पहुंच जाए, लेकिन एट स्टेक इज इंडिया। ने बहुत अच्छी बात कही है ख्वाजा इफ्तिखार साहब ने। नाज़रीन, यहाँ वक्त मुख्तसर वक्फे का हम लौट कर आएंगे और हमारे बीच जो सामीन मौजूद हैं वो अपने सवालात पूछेंगे। कुछ इतने बदहवास हुए आंधियों में लोग जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। हम बेकसूर लोग भी दिलचस्प लोग हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं खता के बगैर भी। नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है और आज जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि मुसलमानों के साथ खड़े होने में कांग्रेस में ऐसी घबराहट क्या है? क्यों कांग्रेस जो है बीजेपी के ट्रैप में आ जाती है, अपने मुखालफिन के ट्रैप में आ जाती है और फिर उनके हिसाब से अपनी सियासत तय करती है? जी, क्या सवाल है आपका? किससे? मेरा सवाल अश्वनी उपाध्याय सर से है। सर, मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने बोला था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, उस पर मोदी जी ने बोला था कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कांग्रेस पुरुष मुसलमानों की पार्टी है। तो सर, महिला मुसलमानों की पार्टी तो कोई हो ही नहीं, तो क्या आप महिला मुसलमानों की पार्टी बनना चाहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। हमारा जो मेन सोलो जो हमारा आपका मिशन है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो में है, वो सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान के हिसाब से चलती है। नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कि आप जो है प्रो मुस्लिम वुमेन पार्टी हैं और प्रो हिंदू पार्टी हैं और एंटी मुस्लिम मैन पार्टी हैं। मुझे लगता है 1 मिनट के बाद वो जवाब आ जाएगा। जी, भारत का संविधान ये कहता है सबको इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी। अगर आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो यही है। कांग्रेस के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने सवाल किया वो इसलिए सवाल किया, ये छोटा सवाल नहीं, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके 5 जजेस के सामने कहते हैं 3 तलाक देना शौहर का फंडामेंटल राइट है। क्यों? पर्सनल लॉ बोर्ड को कोई और वकील नहीं मिला क्या पूरे भारत में? कांग्रेस के सिब्बल साहब क्यों आए? अब कांग्रेस के दूसरे नेता सिंघवी कह रहे खतना करना फंडामेंटल राइट है।
पॉलीगैमी करना इनका फंडामेंटल राइट है। क्यों? अरे मुस्लिम है भैया, 300 लोगों ने मिलकर संविधान बनाया। मुनव्वर साहब, एक बहुत बड़ी कुछ गलतफहमी का अकेले अंबेडकर साहब ने बनाया नहीं, 300 लोग मिलकर बनाए संविधान। उसमें 75 मुस्लिम्स थे जो संविधान और कुरान दोनों के विशेषज्ञ थे। रफी अहमद किदवई साहब, मौलाना कलाम साहब, सैयद इब्राहिम साहब, 75 लोग थे। उन सब लोगों ने अगर पूरी चर्चा के बाद अगर संविधान बनाया, उसके बाद भी कांग्रेस जानबूझ के 25% संविधान निकाल के छोड़ दिया और सबसे बड़ा मुसलमानों के साथ विश्वासघात तो अभी 2012 में किया। राइट टू एजुकेशन आया 2009 में। यह हुआ कि 14 साल तक के सभी बच्चों का एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। एक दिन पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होती है राहुल गांधी के साथ, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट है, बस कई खबरों में है। और 2012 में राइट टू एजुकेशन को अमेंड करके कहते नहीं, मदरसे इसके अंदर नहीं आएंगे। इसका मतलब कांग्रेस चाहती है कि मुसलमानों के बच्चे केवल मदरसे में पढ़े, मेन एजुकेशन ले ही ना पाए। अरे जब वो मदरसे में पढ़ेंगे तो कहां से आईएएस बनेंगे, कहां से डॉक्टर बनेंगे, कहां इंजीनियर बनेंगे? मदरसे में कितने बच्चे, कितने परसेंट है, कितने परसेंट? मैं आपको क्या कह रहा हूं, राइट आप तो एएमयू और जामिया के लिए भी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। 4% से ज्यादा नहीं बनते हैं। अगर भारत का संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, कहता है ना भैया इक्वल अपॉर्चुनिटी, अनइक्वल एजुकेशन से आ सकती है क्या? नहीं, समान, एक मिनट, 1 सेकंड, समान अवसर के लिए समान शिक्षा जरूरी है। समान शिक्षा का कांग्रेस विरोध करती है। देखिए, सबको समान अवसर के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है, कांग्रेस उसका विरोध करती है। ओनली 4% सच्चर कमेटी कहती है लड़के मदरसे में पढ़ते हैं। मैं ये कहता हूं, और ख्वाजा साहब ने ठीक कहा कि मदरसे के लड़के आईएएस और आईपीएस में एक मिनट अली साहब, अरे भाई सबसे बड़ा साइंटिस्ट और वो गरीब है, मजबूर है। सबसे बड़ा साइंटिस्ट मदरसे ने दिया डॉक्टर अब्दुल कलाम, बिल्कुल मदरसा। लेकिन मदरसे लेफ्टिनेंट जनरल आपके माइनॉरिटी के मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मैं मदरसे का पढ़ा हुआ हूं। मदरसा, एक और सवाल विषय ये था, इस देश में सबको समान अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो कांग्रेस आखिर मुस्लिम महिलाओं के साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही है? नहीं, देखिए उनका सवाल पर्सनल लॉ बोर्ड से अलग अलग बातें कहलवा रही है जो उसी का नहीं। कांग्रेस चाहती है कि अब आप वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कर दिए तो में सारी औरतें आ जाएंगी, आप उसके लिए तैयार हो? रिजर्वेशन तो बात की बात है, पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन, यूनिफॉर्म हेल्थ केयर, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हो, पहले ये होना चाहिए। क्या सवाल का तो आपने जवाब दिया नहीं, उनके कहां दिया? कह रहे हैं कि कल सबके साथ ना, वो तो कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान ही कल तक करते थे, अब मुसलमान औरत और मुसलमान मर्द को भी बांटना चाहते हैं। वो इनके इनहेरेंट है इनके क्वेश्चन में। नहीं, वो कांग्रेस आपकी फितरत में बांटना है, औरत मर्द में बांटना, ये फितरत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साहबानों का किसने बदला था? ये फितरत है। बच्चों को शामिल कर ले जी। सवाल हमें सारे पार्टियों से पूछना है। हाँ। चर्चा है सदियों से, हर कुटी अटारी कब होगी, जो शांति पली झोपड़ी में वह राज दुलारी कब होगी। ये हिंदू मुस्लिम तो सर 70 साल हो गया होता आ रहा है, लेकिन इसकी जवाब सारी पार्टियां दे। जो हमारे 4 गेस्ट हैं इनसे मैं जवाब चाहता हूं। हिंदू मुस्लिम का या कोई भी इमोशनल जो सवाल है, इसलिए छेड़ते हैं लोग ताकि जो बुनियादी सवाल है, बुनियादी सवाल क्या है? आप पढ़ करके निकले तो आपको नौकरी मिले, आपको रोजगार मिले। बुनियादी सवाल है किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 1, 2, 4 नहीं, लाखों की तादाद में। बुनियादी सवाल यह है कि महंगाई बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, औरतों पर अत्याचार बढ़ रहा है। नहीं, तब भी बढ़ रहा था, लेकिन आप कम करने आए थे ना सर? महंगाई आप तो कम करने आए कभी थे। नहीं बढ़ी थी। आपको इसीलिए जनता ने लाया कि वहां जनता नाराज थी उनसे, तो आप उससे बेटर करते, लेकिन आप उससे गया गुजरा आज का विषय नहीं है, मैं जवाब दे देता हूं। आज का विषय आपका कुछ और है। तो इसीलिए नहीं, इसीलिए उनका सवाल नहीं, वही विषय तो है कि हिंदू मुसलमान क्यों, इसीलिए ये सब बितंडा और ये सब बखेड़ा खड़ा का दुर्भाग्य से आजकल बहुत जिसकी बात कह रहे हैं ख्वाजा साहब, 300 अरे संविधान को मानते कहाँ हैं? संविधान यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करो सबके लिए। संविधान को मानते कहाँ हैं? हिंदू हो चाहे मुसलमान। अरे वो सवाल का जवाब ये है, संविधान को कहाँ मानते? वो 4 जज रो रहा था,
कि वो चार जजेज रो रहे थे हिंदुस्तान की संविधान सियासत को, में चीफ मंडल जस्टिस और ऑफ मंडल इंडिया की सियासत शुरू साहब हुई, रो रहे तब से थे ये इसके हिंदू पहले। मुसलमान की बात आप शुरू तो हुई। संविधान वरना को हम तो ठेंगा सदियों दिखा से रहे हैं। इकट्ठे रहते चले आ चलो रहे हैं। मैं आप ही ऐसा लोगों से कोई पूछ किस्सा रहा नहीं था हूँ, और आप आज ही भी लोगों ऐसी से कोई पूछ सूरत रहा हाल हूँ, नहीं है। आप अगर आप सारे मुस्लिम हैं या सारे नॉन मुस्लिम हैं, आपके इलाके में अगर आप सारे नॉन मुस्लिम हैं, अगर एपीजे अब्दुल कलाम किसी पार्टी से खड़े हो जाते या इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते, आप उनको वोट दे देते? बिल्कुल। एक बच्चा को दे देते। और आप उनके बारे में जानते नहीं होते तब भी दे देते? ऐसा क्यों होता है कि आप जो है आपके जो उसमें 3-4 ही नाम ऊपर के देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, और उसके हिसाब से ही आप क्यों वोट देते हैं? वजह सिर्फ ये तभी तो ये इस तरह हिंदू मुसलमान हो रहा है। आपका क्या सवाल है? गुजरात इलेक्शन में जब राहुल गांधी जनेऊधारी बनते हैं तो जितने भी कांग्रेस प्रवक्ता होते हैं वो सामने आके बोलते हैं कि राहुल गांधी हिंदू है और वो जनेऊ पहनते हैं। लेकिन अभी जब मुसलमानों का मुद्दा आया सामने तो हर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पल्ला झाड़ लिया और कोई भी अभी तक सामने नहीं आया। बहुत अच्छा सवाल है। एक सेकंड जी, सर, जी, जी। अच्छा हमसे सवाल है। देखिए आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया? नहीं, आपने बिल्कुल सहम आप लोगों को खत्म करके आप नहीं, वो यहाँ पर नहीं है तो बेजबान की आवाज बनना हम सबका फर्ज बनता है। नहीं, कोई प्रवक्ता हम नहीं है। हाँ। आप देखिए कि आप ये सही कह रहे हैं कि बीजेपी ने देश में ऐसा वातावरण, जहरीला वातावरण धर्म को लेकर के, जातियों को लेकर पैदा किया है कि ये बात सही है, जिसकी तरफ मुमताज साहब ने भी, ख्वाजा साहब ने, हम भी कह रहे हैं कि जो लोग सेकुलर लोग हैं, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, उसको सुन लीजिए आप तो उनको भी डर लगता है। ऐसा जहरीला वातावरण तैयार किया है। लेकिन मैं इससे 100% एग्री करता हूं कि उनको डरना नहीं चाहिए, उनको डरना नहीं चाहिए। जो बात हक है, अगर एक आदमी भी है, अगर उसको न्याय नहीं मिला है, इंसाफ नहीं मिला है तो उसके चलिए मैं लौट के आऊंगा, मुझे यहाँ वक्फा लेना है। नहीं, मैं लौट के आता हूँ मुमताज साहब, आपके पास ही आऊंगा। 2-4 लफ्ज प्यार के मैं लेके क्या करूं, देनी है तो वफा की मुकम्मल किताब दो। लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। जख्म खा खा के हुआ ये भी तजुर्बा हमको, हद से बढ़ जाए तो फिर दर्द सुकून देता है। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है नाजरीन। हम आज अपने जख्म को रेत रहे हैं, कांग्रेस के हवाले से, बीजेपी के हवाले से, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के हवाले से और अपने समाज के हवाले से। दरअसल हमारा समाज ऐसा ही है। आप चाहे सियासतदानों को जितना इल्ज़ाम दे लीजिए, हम अंदर से ऐसे हैं। हम क्या है कि हम जब अपनों में होते हैं तो हमसे बड़ा कम्युनल कोई नहीं होता, मैं बार बार कहता हूँ। और जब हम दूसरों के बीच होते हैं तो हमसे बड़ा सेकुलर कोई नहीं होता। यही हमारी परेशानी की वजह है। मुमताज साहब, आप क्या कह रहे थे? आप शायरी से बात कर रहे हैं, इख्तिताम कर रहे हैं, आगाज़ कर रहे हैं, तो मैं भी कि ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ, ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं, और ये गुनहगारों की बस्ती इसलिए खामोश है, भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो मैं कह ये रहा था कि जो भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं, तो जर्नलिस्ट का काम होता है कि अगर कोई नहीं बोलता है तो उसको बुलाया जाए। वो काम मैंने कर दिया, लेकिन वो काम करने के बाद अब एक शेर फिर कि ईमा मुझे रोके है तो खैचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आए। कांग्रेस की हालत ये। क्या बात है। मैं एक जरा लाइन अपनी क्लियर कर दूं। हाँ। बड़े यहाँ पे अच्छे युवा हैं, सब पढ़े लिखे हैं। आप जरा देखो जरा भारत की राजनीति की हालत। हम कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुसार पूरे देश में समान शिक्षा हो तो हम कम्युनल हैं। हम कहते हैं संविधान के आर्टिकल 44 के हिसाब से समान नागरिक संहिता हो तो हम कम्युनल हैं। हम कहते हैं संविधान को पूरा का पूरा लागू कर दिया है। एक बार सुनिए प्लीज, एक मिनट डिस्टर्ब मत करिए। और कई बार आप दोहरा चुके। सवाल का मतलब ये है कि अगर ये सब्जी खा रहे हैं, जैसे अगर ये गोभी खिला रहे हैं तो गोभी खाओ, अगर ये खिला रहे हैं भिंडी तो भिंडी खाओ। आप कहेंगे साहब आज मैं जो है मट्ठा पिलाऊंगा तो सब मट्ठा पीले तो इक्वल है। मैं जर्नलिस्ट की हैसियत से नहीं चाहता था कि बोलूं, लेकिन मैं मजबूर हो गया। आप बार बार उसी को गोया कि आप बिल्कुल सजा रहे हैं।
एक मिनट, सजा रहे हैं बिल्कुल से, और उसको नहीं कांग्रेस का कोई तर्जुमान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं जो चाहेंगे आप बोले। हिंदुओं की पार्टी है। नहीं आप बहुत अच्छे नहीं, माफ कीजिएगा, मैं भी लिखता हूँ ये सब बार बार कसीदा पढ़े, दूसरा कसीदा पढ़े तो तारीफ है, अपने मुंह मियां मिट्टू बनने तो कुछ नहीं होता। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी बोला एक चीज हमारी हिंदुओं की पार्टी है, नहीं, लेकिन वो बोल रहे हैं और अभी कैमरे के पीछे बोल रहे हैं, अब बात खुल गई, सामने नहीं आ रहे। अश्विनी जी, जब 425 असेंबली की उत्तर प्रदेश की सीटों में आप एक टिकट भी नहीं देते तो अब कैसे बात बढ़े? आगे बताइए, अरे भैया हम कैसे बढ़े बताइए ना मुझे, कहाँ तैयार लोग वोट देना, ये बताइए ना। लेकिन हम डिवाइड एंड रूल नहीं करते, ये कोई बात नहीं होती, हम डिवाइड एंड रूल नहीं जमानत है, जब्त हो, हम बंद कमरे में बैठा के नहीं कहते, आप तो शुरू नहीं करते, हम बंद कमरे में बैठा के नहीं कहते, भले हम कहते सबका साथ सबका विकास, एक हमारी बात सुनिए, सबका साथ सबका विकास हमारा खुलेआम नारा है। आप जमीन पे नहीं करेंगे, सबका साथ सबका जबानी जमा गया था यहाँ, पता नहीं क्या क्या नारा दिया। हिंदुस्तान तो नारों पे चल रहा है, देखिए नारा देन नारा देन नारा देन नारा, हम लोग भी लिखते रहते, रोज नारा रोज नारा रोज नारा, नारा देते रहो, बेवकूफ बनाते रहो। मैं भी लिखता रहता हूँ अखबार में, जैसे ही इन्होंने नारा दिया मैं भी लिख देता हूँ कि चलो वो लीड बन गई, क्या करूं, मजबूरी होती। अच्छा ये देते कि मैं बोल दूंगा लीड बन जाएगी, आदमी थोड़ी देर के लिए खुश, उसके बाद नारे में देगा कि पोल है। मैं पार्टी के पक्षकारों से सवाल नहीं पूछना चाहूंगा क्योंकि वो अपने अपने लाभ की बात करेंगे। अल्पसंख्यक मामलों के जानकार इफ्तिकार जी से सवाल पूछना चाहूंगा कि पीएम मोदी एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसको जरा साइड रख के जो उनका कल का बयान है कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिम महिलाओं की पार्टी नहीं है, तो दिखाई भी देता है अगर एक जानकार की दृष्टि से देखें कि निकाह हलाला पे कानून आया, ट्रिपल तलाक पे, तो ये सब कानून जो आ रहे हैं इसका कांग्रेस खुले तौर पे विरोध कर रही है, पक्ष तो बिल्कुल नहीं ले रही है। देखिए ये जितनी बातें हैं, 3 तलाक की बहुत बात हो रही है। 3 तलाक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक पोजीशन थी, कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरे हिंदुस्तान ने भी एक्सेप्ट किया, हिंदुस्तान के मुसलमान ने भी एक्सेप्ट किया। जहाँ तक हलाला की बात है, पॉलीगैमी की बात है, ये तमाम चीज़ें सब जुडिस मैटर्स ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, ठीक है ना। जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट के से जो डिसीजन वहाँ से आता है उस डिसीजन के मुताबिक आगे चलते हैं। एक चीज़ जो शाबानों के सिलसिले में बार बार कही जाती है कि शाबानों का फैसला आया और उसको कांग्रेस ने रिवर्स किया, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। इस दौर में उस दौर में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उस फैसले के खिलाफ वो खड़े हुए और उस फैसले को राजीव गांधी को बदलना पड़ा। लेकिन आज जब तलाक पर फैसला आता है तो हिंदुस्तान का मुसलमान उसका विरोध नहीं करता। आप जो हैं अपने जहन को साफ रखिए, पूरा हिंदुस्तान अपने जहन को साफ रखे, जो चीज़ें हमारी सुप्रीम कोर्ट में चली गई है वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चलेगी। ट्रिपल तलाक का पहला पिटिशनर मैं था, शायरा बानू 1 साल बाद आई है। पॉलीगैमी, हलाला, मुताह, मिस्यार और शरिया कोर्ट, ये जो 5 विषय इस समय 5 जजों के सामने है, उसका पहला पिटिशनर मैं ही हूं। अश्विनी जी, इस मुल्क के मुसलमानों के लिए आपके दिल में बहुत हमदर्दी है, जैसे कि मुझे अभी पता चला है, तो आप उनके लिए अपनी सरकार से क्या करवाना चाहते हैं? देखिए अभी हमारी सरकार लगभग 75 स्कीम लेके आई है, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, समय बहुत कम है। प्रधानमंत्री का 15 पॉइंट प्रोग्राम है, उसमें इंजीनियरिंग करने के लिए अलग से वजीफा दिया जा रहा है, डॉक्टरी करने के लिए अलग से दिया जा रहा है, स्टार्टअप करने के लिए अलग से दिया जा रहा है, बहुत सारे उसमें स्कीम है। मैं फिर से कह रहा हूँ मुसलमान भाइयों, कृपया अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए। ये मुझे लगता है इससे बड़ी और देश की सेवा कुछ नहीं हो सकती। उनको आप मेन स्ट्रीम उसमें ले आइए और उनको अच्छी तालीम दीजिए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में दलितों वाला वो नहीं होगा, मुसलमान अपने तालीम हासिल करने ताकि एक चीज मैं बता दूं, जैसे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हिंदुओं की यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसे AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों की यूनिवर्सिटी नहीं है, दोनों एक ही उससे निकले। ये बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा की गई। न तो जामिया किसी कानून में कभी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी उसमें बना, न कभी AMU बना, दोनों मेन स्ट्रीम में बने। इफ्तिखार साहब, आप मैं चुनौती देता हूं, कोई ये कानून लाके दिखा दे। मतलब आखिर में जो है मुसलमानों के साथ खड़े होने में डर महसूस होता है कांग्रेस पार्टी को? दोनों को डर लगता है, इनको भी डर लगता है, उनको भी डर लगता है। और इनको डर ये लगता है, नहीं मानेंगे नहीं ये बात, इनको डर ये लगता है कि अगर कहीं हम मियाँ भाई की तरफ, मैं जानबूझ के मियाँ भाई कह रहा हूँ कि अगर हम मियाँ भाई की तरफ चले गए तो ये हमारा भाई ना निकल जाए हमारी नीचे से जो। और कांग्रेस को ये लग रहा है कि अब हमें हिंदू लगना बहुत जरूरी हो गया है, पता नहीं मुसलमान का कितना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम हिंदू का तो पकड़ लो तो थोड़ा सा। ये मैंने शुरू में जो बात कही मैं उसी पर खत्म करूंगा कि भाई कहाँ ले जा रहे हो इस मुल्क को। मुमताज साहब, आपको क्या इस बारे में कहना? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोनों लोग, कांग्रेस भी और बीजेपी भी, ये ऐलान करे कि वो मुसलमानों की पार्टी नहीं। कांग्रेस कहे
कि हाँ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, बीजेपी भी ये कहे कि हाँ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, तो फिर 1 मिनट 25 करोड़ मुसलमान फिर तय करेगा कि वो किसके साथ जाए और क्या करे। अच्छा, आप चाहते हो वैसे के साथ चला जाए? 25 करोड़ कहाँ जाएगा? उनकी कहाँ इतनी वो है? क्या बात कर रहे हैं? अली अनवर साहब पार्टी क्यों बोले सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है? तो भाई करोगे भी समान तो शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता हमारा तो बोले उद्देश्य है। तो फिर हम हंगामा चाहते हैं क्यों भारत है? में आए। तो फिर और मैं हंगामा इसलिए क्यों कह है रहा अगर कांग्रेस ने कह दिया तो? और सबसे बढ़िया, अगर आपको डेवलप करना है तो फिर आप कह रहे हैं कि आप परिवार मुसलमानों की नियोजन पार्टी करिए। हैं। आप परिवार नियोजन करिए, परिवार थोड़ा छोटा रखिए, तभी डेवलपमेंट होगा। अश्वनी जी आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की पार्टी है? मैं कह रहा हूं सबकी पार्टी है। नहीं हिंदू, आप कह मुस्लिम, रहे हैं कि सिख है। मुसलमानों की पार्टी है। हमारी पार्टी हिंदुओं की भी पार्टी है, मुसलमानों की भी है, अरे सिखों बाबा, की भी मैं है, ये कह ईसाइयों रहा और की हूं भी है। समाज के मुसलमानों अंतिम की छोर की भी है, राहुल गांधी भी सबकी कह है। रहे हैं। अरे अली अनवर साहब दीनदयाल बिल्कुल का आखिर नारा में। अंत्योदय, दीनदयाल उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के मुझे एक बात संस्थापक बता थे, दीजिए। अंत्योदय उनका नारा मुझे है। एक बात आप लोग बता जरा गूगल पढ़िए एक बात अंत्योदय का मुझे मतलब क्या होता है। मुझे एक बात बता दीजिए, खतने का मसला मुसलमान का मसला, शादी का मसला मुसलमान का मसला, ज्यादा बच्चों का मसला मुसलमान का मसला, नहीं। अलीगढ़ का, नहीं सुन लीजिए जरा, हाँ, सुन अलीगढ़ लीजिए। का मसला मुसलमान का मसला, जामिया, सारी बुराइयां, सारी बीमारियां इस हिंदुस्तान के मुसलमान में। भाई हमारे नहीं, कुछ नहीं, ये आप हिंदू, कह रहे हैं, कुछ हम हिंदू नहीं कह भाइयों रहे। में भी कुछ है कि नहीं हम है? नहीं कह रहे। वहां भी कोई दिक्कत है कि नहीं है? आप उन्हें वहां भी ऐसे गरीब नहीं- हैं, पसमानदा हैं, बेरोजगार हैं, भारत की खुदकुशी 80% समस्याओं का हाँ, कारण बात करते पॉपुलेशन हैं। एक्सप्लोजन है। सारा भारत का की 80% समस्याओं सारा का सारा फोकस आपने जनसंख्या मुसलमान पे विस्फोट रख दिया है, है। और जनसंख्या नहीं। विस्फोट में सबका योगदान है। नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं, वो तो मुसलमानों अब का वो सबका काम योगदान है। देखिए, जनसंख्या रोकने में प्राइवेट स्कूल सारी बहुत बीमारियां बड़ा भारी योगदान कर रहे हैं। अब उनकी वजह से हाँ, लोग फीस- बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, फीस बहुत बढ़ा दी है साहब, छोड़ दीजिए वो आप लोग नहीं कंट्रोल कर पाए, प्राइवेट स्कूलों ने कंट्रोल कर लिया। आप उनको उसी तरह खुली छूट दीजिए लूटने की, और बच्चे कम हो हाँ, वो गए। सही बस अब आखिर में बस मैं आखिर में अली अनवर साहब, हम तो यही कहेंगे कि ये हिंदू मुसलमान का मामला छोड़ देना चाहिए बीजेपी को। अखबारों को भी, मीडिया को भी इसके पीछे की राजनीति को समझना चाहिए, और सरकार से इस बात का हिसाब, जो भी पावर में हो पार्टी, कि आपने जो पावर में जब आप हैं, जनता का विश्वास आप पर है, तो आपने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे, जो हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का, किसानों को उनकी उपज का लाभ कर कीमत देने का, आप जो वादा किए थे उस वादा को पूरा कीजिए। तो आप रोजगार देने की जगह रोजगार छीन रहे हैं, और इसीलिए इसी से हटाने के लिए, इसी से ध्यान हटाने के लिए, नोटबंदी की मिर्ची इसी से ध्यान हटाने के लिए रोज लेकर के चले आते हैं। चले नाज़रीन, कोई ना कोई अली अनवर साहब ने सियासी बात कहने से पहले बहुत अच्छी बात यह कही कि जो मसले हैं हिंदू मुसलमान से अलग हटकर, जो हमारे वाकई मसाइल हैं, जिन पर हम बार बार अपने प्रोग्राम में कहते रहे हैं, उन पर गौर किया जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा समाज ऐसा है, इसलिए सियासतदान जो हैं वो ऐसे हो गए। अपने समाज को बदल लीजिए, अपनी सोच को बदल लीजिए, अपने काम करने के तरीके को बदल लीजिए, और सबसे बड़ी बात यह कि अपने वोट देने के तरीके को बदल लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान वाकई मुल्क जो है तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, दुनिया में सर बुलंद हो, इसका नाम हो, ये पूरी दुनिया में अपने आप को बुलंदी के साथ लेकर जाए, तो यकीनी तौर पर आप जो कि वोटर हैं, 18 साल पार कर चुके हैं, अगर 2019 के बारे में सोच रहे हो तो इस अंदाज से सोचिए कि हिंदू मुसलमान, जात पात, ये सब कुछ किनारे हो जाए और सिर्फ हिंदुस्तान ऊपर निकल कर आए। हिंदुस्तान ऊपर आएगा तो यकीनी तौर पर अच्छे लोग चुनकर आएंगे। जब अच्छे लोग चुनकर आएंगे तो फिर आपको भी फख्र होगा। मैं एक कतरा हूं, मेरा अलग वजूद तो है, हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है। बहुत बहुत शुक्रिया।